देखिए, मैं तो बिल्कुल समर्थन में हूं न्याय के। न्याय वो न्यूनतम आय योजना और मिनिमम इनकम प्लान जो कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने 2019 के चुनाव में अपना बड़ा पॉलिटिकल आइडिया जिसको बनाया है। हिंदुस्तान से गरीबी को मिटाना है, खत्म करना है। तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। तो हाँ, मैं फिर कहता हूं कि मैं तो समर्थन में हूं, और लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं आज एक सडनली एक वामपंथी विचारधारा वाला एक लेफ्टिस्ट बन गया हूं। देखिए, मैं शुरू से हमेशा ही एक राइट ऑफ सेंटर इकोनॉमिक लिबरल, उदारवादी, मार्केट्स में बिलीव करने वाला, आज़ादी में बिलीव करने वाला आदमी हूं, जो चाहता है कि अगर लोग आज़ादी से फ्री मार्केट्स में काम करते हैं तो वो दुनिया में इतनी वेल्थ पैदा कर सकते हैं कि जिससे लोगों की जिंदगियां बदली जा सकती हैं। आप अपने आसपास देखिए कि दुनिया की जो सबसे अमीर फ्री मार्केट इकोनॉमीज हैं, उन्हीं में सबसे ज्यादा पावरफुल कल्याणकारी वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैं तो कहूँगा इसमें एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक खास अपनापन है इसमें इन दो सिस्टम्स में। अब अगर एक सीरियस एनालिसिस किया जाए कि ये जो न्याय है इसको फंड किस तरह किया जाएगा, इसका पैसा कहां से आएगा, क्या ये फिस्कल डेफिसिट को एकदम खराब कर देगा जैसे कि कई लोग समझ रहे हैं, तो कांग्रेस ने तो अभी तक अपना ब्लूप्रिंट इसमें हमें नहीं बताया। लेकिन मैं एक इंटेलिजेंट गेस, मैं एक गेस तो बिल्कुल कर सकता हूं, और ये एक गेस है। इसके कई तरह के सिस्टम्स पॉसिबल हैं, कई तरह के हम अजम्पशन कर सकते हैं, वेरिएंट्स बहुत पॉसिबल है। तो मैं एक आपको बताता हूं। पहली बात तो समझने की ये है कि ये सारा प्रोग्राम एक ही दिन में नहीं शुरू होगा, ये एक रोल आउट होगा। तो अगर हम समझते हैं कि पहले साल में 10%, दूसरे साल में 20%, तीसरे साल में 30% और चौथे साल में अगर 40% डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर होती हैं, तो जो कैश, जो पैसा जिसकी जरूरत होगी वो होगा 36,000 करोड़ पहले साल में, 108,000 करोड़ दूसरे साल में, 216,000 करोड़ तीसरे साल में और 360,000 करोड़ चौथे साल में, जब इसकी 100% कवरेज हो जाएगी। अब देखिए, दो ऐसी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जो आज भी लागू हैं, जिनको कि आप थोड़ा बहुत चेंज करें, थोड़ा बहुत भी अगर आप चेंज करें तो आपको न्याय के साथ और उनको साथ आप बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। तो पहला जो स्कीम है वो है फूड सब्सिडी प्रोग्राम, जिसका आज भी बजट 1,84,000 करोड़ रुपया है। और ये जो हमारी फूड सब्सिडी स्कीम है, ये 67% ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करती है। अब पिछले सालों में हमारी इकोनॉमी ग्रो करी है, हमारी पर कैपिटा इनकम और आय काफी ग्रो करी है, तो मेरा मानना है कि इसकी कवरेज जो है 67% पे शायद ज्यादा है। इसकी इतनी की जरूरत है नहीं, अब इतनी सब्सिडी की जरूरत है नहीं, तो उसकी कवरेज को आप 67% से गिरा के 50% कर सकते हैं। अगर आप यही करते हैं, सिर्फ 50% ऑफ द पीपल को अगर आप फूड सब्सिडी देते हैं, तो इससे 50,000 करोड़ रुपया एकदम रिलीज हो जाता है, जो कि न्याय में लगाया जा सकता है। और आप देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मतलब कि मनरेगा, अगर आप उसमें भी एक छोटा सा चेंज करें, अगर आप कहें कि जो न्याय के बेनिफिशियरी हैं उनको हम एवरी ईयर, प्रति वर्ष हम उनको 150 दिन की इंप्लॉयमेंट गारंटी करते हैं। आज जो गारंटी है वो 100 दिन की है, अगर हम 100 दिन से बढ़ाकर उसको 150 दिन की गारंटी कर देते हैं, तो इस चेंज से भी कोई 10-20 हजार करोड़ रुपया रिलीज हो सकता है। जिससे अगर आप देखेंगे कि जो पहले 18 महीने की जो कैश की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो बिना एक पैसा फिस्कल डेफिसिट को ऐड करे, वो जो है इन दो चेंजेस से ही सरकार उसको क्रिएट कर सकती है। अब कुछ और एस्टिमेट्स भी हैं कि अगर वेल्थ टैक्स, पूंजी टैक्स लगाया जाता है, सिर्फ 1% का, छोटा सा 1% का वेल्थ टैक्स अगर लगाया जाता है उन घरों में, उन हाउस होल्ड्स में, उन फैमिलीज पे जिनकी पूंजी 2.5 करोड़ से ज्यादा की है, 2.5 करोड़ से ज्यादा की है, तो ये सिर्फ 0.1% हिंदुस्तान के ऐसी फैमिलीज और हाउस होल्ड्स हैं जिनमें इतनी पूंजी होगी। अगर ये छोटा टैक्स इन पे लगाया जाता है तो 1 लाख करोड़ रुपया का वेल्थ टैक्स यहां से इकट्ठा हो सकता है। और फाइनली अगर आप देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जो टैक्स रेवेन्यू है वो तो बढ़ता ही है। अब अनुमान ये है कि हमारी जो जीडीपी है वो 2 लाख करोड़, जो कि आज की है, 2 लाख करोड़ से अगले 4 या 5 साल में 3.5 लाख या 4 लाख करोड़ तक जा सकती है। तो इतनी जब ग्रोथ होगी अगले 4-5 साल में, तो एडिशनल ज्यादा टैक्स रेवेन्यू सरकार को आएगा और इससे न्याय की जो फंडिंग है वो हो सकती है और जो फिस्कल डेफिसिट है इससे ज्यादा खराब नहीं होगा, बल्कि जिसको कहते
कहते हैं प्रूडेंट लेवल्स, ठीक लेवल पे सरकार उस फिस्कल डेफिसिट को रख पाएगी। तो अगर आप देखें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो फिस्कल डेफिसिट नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि क्या हम अपनी इकोनॉमी को इस तरह से डीरेगुलेट कर सकते हैं, इस तरह से हमारे जो वेल्थ क्रिएटर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको इतना आजाद कर सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डबल डिजिट में पहुंच जाए, वो 2 आंकड़ों में पहुंच जाए, जो कि अभी तक हम कर नहीं पाए हैं। तो मेरा मानना है कि जहां राहुल गांधी और कांग्रेस ने न्याय को बनाया है, एक ऐसी स्कीम को जिसको वो कहते हैं कि ये फाइनल असॉल्ट है पॉवर्टी पे, गरीबी पे फाइनल असॉल्ट है, तो मुझे लगता है कि उनको एक और स्कीम बनानी पड़ेगी जो कि फाइनल असॉल्ट होगी हिंदुस्तान की जो रेगुलेटेड इकोनॉमी है, जो कि जिसको कि अंग्रेजी में ड्रैकोनियन कहा जा सकता है, जो कि बहुत बुरी तरह जकड़ के हमारे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस के लोगों को रखा हुआ है। तो उनको उसी तरह का एक फाइनल असॉल्ट उस तरह की डीरेगुलेशन के लिए भी करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो ये न्याय का फ्लिप साइड है, न्याय का दूसरा साइड है कि जहां पे आप गरीब लोगों को न्यूनतम आय दे रहे हैं, वहीं पे आप इस तरह का मैसिव गवर्नेंस रिफॉर्म कीजिए, इस तरह का आज़ादी दीजिए हमारे एंटरप्रेन्योर्स को कि वो जो है जाके हमारी अर्थव्यवस्था को खूब बढ़ाएं और खूब हमारी ग्रोथ बढ़े। आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारी जो जीडीपी है, नेशनल इनकम है, 90%, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 90%, 90% जो है वो प्राइवेट हाथों में बनाई जाती है, वो प्राइवेट एंटरप्राइज में बनाई जाती है, वो सरकार के द्वारा नहीं बनाई जाती है। तो हमारी तो इतना हमको चाहिए कि इस 90% की जीडीपी को हम इस तरह से आज़ाद कर दें। आज वो उसको जकड़ के रखा हुआ है सरकार की पॉलिसीज ने, सरकार के रूल्स ने, जिसको कि रेड टेप कहा जाता है, उसको जकड़ के रखा हुआ है। अगर उसको हम छोड़ दें, आज़ाद कर दें, तो मुझे लगता है कि हमारी ग्रोथ बहुत बढ़ सकती है। मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह से जकड़ के रखा हुआ है। देखिए, हमारे देश में जब कंपनीज का अमेलगमेशन या रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो हम कहते हैं कि कोर्ट के पास जाइए और कोर्ट से कराइए, जिसमें सालों साल कई बार लग जाते हैं और बहुत भारी लीगल फीस भी देनी पड़ती है। लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं, उदारवादी देश हैं, जिनमें ये जो होता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो जाता है, चंद ही हफ्तों में हो जाता है। तो हम क्यों नहीं अलाउ करते हैं अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ऐसे मर्जर करने के लिए। अब एक और चीज देखिए कि हमारी जो गाइडलाइंस हैं, उनमें कई कॉन्ट्रडिक्शन है, कई तरह से उनमें विरोधाभास है कि जिससे कि एक कंपनीज को हम फोर्स करते हैं कि देखिए, अगर आप एक रेगुलेटर के साथ की जो गाइडलाइंस हैं उससे आप मेल खाते हैं तो दूसरे रेगुलेटर की आप गाइडलाइन को वायलेट कर देते हैं। उदाहरण मैं आपको देता हूं कि सेबी गाइडलाइन कहती हैं कि फाउंडर्स को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, उनको लॉक इन कर देना चाहिए अपनी इक्विटी पे। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन कहती है कि अगर आप डाइल्यूट नहीं करोगे तो हम आप पे पेनल्टी लगा देंगे। अब ये हुआ भी है, ये बंधन बैंक के साथ हुआ है। तो ये विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है गाइडलाइंस में, जिसमें कंपनीज फंस जाती हैं। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं कि सेबी गाइडलाइन कहती है कि अगर कोई एक्वायरर है कंपनी का, बाहर से आके कंपनी को खरीदना चाहता है, तो उसको 51% की उसकी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे एफडीआई के रूल्स हैं, हमारे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं, वो उसको मना करते हैं, उसको प्रोहिबिट करते हैं। अब ये एयरलाइंस में होता है, ये आज भी होता है। तो इस तरह की जो हमारी कॉन्ट्रडिक्टरी गाइडलाइंस हैं, जो विरोधाभास वाली गाइडलाइंस हैं, उससे हमारी कंपनीज, हमारे एंटरप्रेन्योर जकड़े जाते हैं, फंस जाते हैं। एक मैं और आपको चीज बताना चाहता हूं कि हमारी ऐसी अर्थव्यवस्था है कि हम पेट्रोल को तो फ्रीली प्राइस दे देते हैं, पेट्रोल केरोसिन की तरफ हम फ्री प्राइसिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जहां पे एंटरटेनमेंट की बात होती है, एंटरटेनमेंट में हम लोग प्राइस कैप लगा देते हैं। तो इस तरह के बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है हमारी इकोनॉमी में। मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि एक कंपनी को कोर्ट से एक टैक्स न्यूट्रल मर्जर का अप्रूवल मिलता है। कोर्ट कहता है कि आप ये मर्जर कर लीजिए, आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब वो मर्जर हो जाता है तो उसी कंपनी पे टैक्स, डिविडेंड टैक्स के 5,000 करोड़ का नोटिस दे दिया जाता है। तो इससे अगेन बहुत दिक्कत होती है बिजनेस करने में, धंधा करने में हिंदुस्तान में। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं कि हम अपने जो फर्स्ट जनरेशन फाउंडर्स हैं, जो पहली जनरेशन के हैं, जो नए यंग एंटरप्रेन्योर हिंदुस्तान में आते हैं, हम उनको कहते हैं कि तुम जो है हर तरह की इक्विटी जिसमें तुम्हारे सुपीरियर वोटिंग राइट्स होंगे, जिससे कि तुम प्रोटेक्टेड रहोगे, जो कि चाइना में अलाउड है, अमेरिका में अलाउड है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अलाउड नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे यंग लोग नई नई कंपनियां बनाते हैं, जो कि बहुत वैल्यूएबल हो जाती हैं, जिनकी कीमत बहुत बढ़ जाती है, तो चाइना से और अमेरिका से जो रेडर आते हैं वो आसानी से उनको टेक ओवर कर लेते हैं और हमारा जो
लोकल एंटरप्रेन्योर है वो अपनी कंपनी से उसी को बेदखल कर दिया जाता है। तो ये क्यों होती हैं हमारी ऐसी पॉलिसीज? अब देखिए एक और उदाहरण, हमारी जो जीएसटी की व्यवस्था है उसमें हमने एक संस्था बनाई है जिसको कहते हैं एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। मतलब कि आप प्रॉफिटियर करते हैं तो हम आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो जो हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको कहा जाता है कि अगर आप जीएसटी का बेनिफिट कंज्यूमर को नहीं देंगे तो हम आके आप पे इंक्वायरी करेंगे, आप पे पेनल्टी लगाएंगे, हमारे इंस्पेक्टर आएंगे, आपके किताबें खोलेंगे, आपको आप पे मुकदमा किया जाएगा। ये सब कुछ हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमारी मार्केट्स कंपेटिटिव हैं, फ्री हैं, आज़ाद हैं, तो वो कीमत अपने आप कम होगी। हमको उसमें ट्रस्ट करना होगा, हमको मानना होगा कि ये इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं ये लागू होंगे। एक फाइनल उदाहरण मैं आपको देता हूं कि हम जो है कैपिटल को इनकम की तरह टैक्स करते हैं। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं करता है कि अगर एक कंपनी को, अगर एक एंटरप्रेन्योर को कैपिटल मिलता है तो हम कहते हैं कि नहीं, आपको कैपिटल जो है ठीक वैल्यू पे नहीं मिला है और जो वैल्यू का डिफरेंस है हम इनकम का टैक्स लगाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एंजल टैक्स। ये एक बहुत ही जिसको मैं कहूँ कि दकियानूसी और एक हैरेस करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, खासकर हमारे फर्स्ट जनरेशन के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो इस तरह के कितने ही उदाहरण हैं, मैं आपको हजारों लाखों ऐसे उदाहरण बता सकता हूं जिससे कि हम अपने जो हमारे वेल्थ क्रिएटर्स हैं, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम एकदम रेड टेप में जकड़ देते हैं, उनको बांध देते हैं और फिर उनको हैरेस किया जाता है। तो मेरा मानना है कि हम उनके जो दोनों हाथ हैं वो उनका वी टाई देम बिहाइंड देयर बैक, यहाँ बांध देते हैं हम लोग उनके दोनों हाथ और उनको एकदम हेल्पलेस छोड़ देते हैं। और वो लोग ना पेटी इंस्पेक्टर से बात कर सकते हैं या उनसे डील कर सकते हैं, ना जो बाहर से बड़ी कंपनियां आती हैं जो उनको टेक ओवर कर लेती हैं उनके सामने भी वो निहत्थे हो जाते हैं। और हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी उनको टेक ओवर कर लेते हैं। तो बार बार हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे लॉज हैं वो एकदम हमारे एंटरप्रेन्योर्स के, हमारे फर्स्ट जनरेशन फाउंडर्स के, हमारे वेल्थ क्रिएटर्स के एकदम खिलाफ है। तो मेरा ये मानना है कि अगर न्याय, जो कि कांग्रेस पार्टी ने अपना बड़ा पॉलिटिकल आइडिया बताया, उसको अगर सक्सीड होना है, उसको अगर उसको ठीक से काम करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक और प्रोग्राम बनाया जाए जिसका एक्रोनिम मैं कहता हूं कि उम्मीद। यानी कि अगर मैं उसको कहूं कि अनलीश महत्वाकांक्षा, लोगों की महत्वाकांक्षा, एम्बिशन को आज़ाद कर दीजिए, उनका जो मोजो है, जो मैजिक है, उसको आज़ाद कर दीजिए। और ये किस तरह करेंगे आप? एक्सेप्शनल एंड एनर्जेटिक डीरेगुलेशन, यानी कि UMMEED, अनलीश महत्वाकांक्षा, मोजो, मैजिक थ्रू एक्सेप्शनल एंड एनर्जेटिक डीरेगुलेशन। अगर आप एक साथ न्याय और उम्मीद को करेंगे, ये दो प्रोग्राम एक साथ लॉन्च करेंगे, ये एक जुड़वा भाइयों या जुड़वा बहनों की तरह अगर प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जिसको कि हिंदुस्तान की जो स्टेट है वो उसको नर्चर करे, वो प्रोएक्टिवली उसको सपोर्ट करे, वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे दोनों सक्सेसफुल हो सके। अगर हम इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं, न्याय तो आपने बना दिया है, मैं कह रहा हूँ उम्मीद बनाइए, ये जब दो प्रोग्राम बनेंगे तो हमारा जो देश है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हम अपने देश के लोगों की किस्मत को एकदम बदल सकते हैं।